Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you are all fine. In literary theory today I will discuss on new criticism. What is new criticism in English literary theories? न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड हुई थी बेटा ये बुक 1914 में। इसमें से हर दफ़ा क्वेश्चन आता है, इसके नाम से ही बेटा आप लोगों को पता चलता होगा कि ये ओल्ड क्रिटिसिज्म या क्लासिकल क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि न्यू क्रिटिसिज्म है। जो बेटा क्लासिकल क्रिटिसिज्म था इस पर ऑथर की हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। न्यू क्रिटिसिज्म में ऑथर की हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट पर। अब बेटा न्यू क्रिटिसिज्म स्टार्ट कब हुआ? ये अमेरिका और इंग्लैंड में 1920 और 1940s के दरमियान में स्टार्ट हुआ। इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। इंग्लैंड और अमेरिका में अलग अलग क्रिटिक्स थे। इन्हें लगता था कि सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस हो, इन्हें लगता था कि हिस्ट्री के 100 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं और आथर के बारे में भी जानने की ज़रूरत नहीं कि वो रिच था, पुअर था, मेल था, फीमेल था, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस होना चाहिए। इसका बेटा न्यू क्रिटिसिज्म का सेम कॉन्सेप्ट जो है रशियन फॉर्मलिज्म के कॉन्सेप्ट जैसा ही है। अब रशियन फॉर्मलिज्म क्या है इस पर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है बेटा। जब हम न्यू क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बुक का नाम आता है जिसको लिखा था बेटा जॉन क्रियो रैमसन ने, और इस बुक में का नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग था, न्यू क्रिटिसिज्म। अब न्यू क्रिटिसिज्म बेटा ये बुक पब्लिश्ड हुई थी 1914 में। इससे पहले मैं बात करूँ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी बेटा। फॉर्मलिज्म की बिगिनिंग टी.एस. इलियट ने कुछ इस तरह की है कि इसने एसेस लिखे थे 1920 में के पीरियड में, और इसके बाद आई रिचर्ड ने एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में लिखा था, और इसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 जो आई रिचर्ड ने ही लिखा था वो रियली बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स की बात करें तो वो क्या करते थे बेटा, वो सिर्फ फोकस ऑन द फॉर्म करते थे। अब जो न्यू क्रिटिक्स हैं इनकी बात करें तो इन्होंने जस्ट वर्ड ऑन द पेज फोकस किया बेटा। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी जा सकती है कभी भी, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड ऑन द पेज। और अब आपको वर्ड ऑन द पेज से क्लियर होता है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है वर्ड ऑन द पेज पर, तो अब सोचिए जस्ट फोकस ऑन द पेज पर है तो अब आप और हम कहीं और कुछ नहीं देख सकते आउटसाइड। हम टेक्स्ट के कहीं नहीं जाने वाले हैं बेटा कि ऑथर की बायोग्राफी पर, ना ऑथर की हिस्ट्री पर, ना ही इसके लिटरेरी वर्क्स के कहीं बैकग्राउंड पर लिखा गया, ऐसी कोई भी चीज़ इस पर हम लोगों ने फोकस नहीं करना। जो बेटा न्यू क्रिटिक्स थे उन्होंने टेक्स्ट ऑटोनोमस, इसकी बेटा डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट एज ऑटोनोमस एंड क्लोज मीनिंग दैट एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू अंडरस्टैंड अ वर्क इज प्रेजेंट विद इन इट। द रीडर डज नॉट नीड आउटसाइड सोर्स सच एज द ऑथर बायोग्राफी टू फुली अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट। जो बेटा न्यू क्रिटिक्स थे टेक्स्ट ऑटोनोमस जो होती है वो जस्ट क्लोज रीडिंग करें, क्योंकि टेक्स्ट अपने आप में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें टेक्स्ट अपने आप में रखती है। इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, जस्ट फोकस ऑन द पेज। नेक्स्ट बेटा क्या है, एवरीथिंग इज रिटन इन अ टेक्स्ट। जो ऑथर होता है, जो पोइट होता है, वो हर चीज़ टेक्स्ट में ही फाइंड करेगा। ये न्यू क्रिटिक्स ही कुछ ऐसा कहते हैं बेटा। नो नीड ऑफ बायोग्राफी और हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अब हमें बायोग्राफी और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कम्प्लीटली निगलेक्ट करना है बेटा। हमें इसकी बायोग्राफी और इसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है बेटे। और फिर इसके बाद क्या है, फोकस ऑन द लिटरेरी डिवाइसेस। अब जो न्यू क्रिटिक्स थे इनकी एक और बात बेटा जो सामने आती है वो जस्ट फोकस कीजिए लिटरेरी डिवाइसेस पर, और यही लिटरेरी डिवाइसेस जो फार्मलिस्ट थे तो इन्होंने भी फोकस किया था। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें बेटा सामने आती हैं, वो आयरनी है, टेंशन है, पैराडॉक्स है, टेंशन है, एम्बिग्विटी है। इन सब चीज़ों पर आप लोगों को बेटा फोकस करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आयरनी। आयरनी क्या है, व्हाट इज़ आयरनी? अ फिगर ऑफ स्पीच इज विच
words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning of the words. जो फिगर ऑफ स्पीच है अल्फाज को इससे इस्तेमाल करते हैं, इसका तलुबा मानी अल्फाज के असल मानी के से मुख्तलिफ होता है बेटा. इसकी बेटा एग्जाम्पल क्या है, वंस इज अ विंटर द एक्टर वुड कम टू डाइन एंड हर हस्बैंड वुड बेग हर टू गो ओवर ए लिस्ट एंड सी दैट नो डिवोर्स वर इंक्लूडेड एक्सेप्ट दोज who had showed signs of the penitence by being remarried to very wealthy. एक बार सर्दियों में एक्टर खाना खाने के लिए आता है. इसका शोहर इसे इल्तिजा करता है कि वो इसकी फेस्ट में जाकर देखे कि कोई भी जादूगर शामिल नहीं था स्वाय इसके कि जिन्होंने बहुत दौलतमंद के साथ दोबारा शादी करके तौबा की अलामत जाहिर की. नेक्स्ट बेटा क्या है, पैराडॉक्स है. इट टिपिकल अराइज फ्रॉम द फॉल्स assumption which then leads to inconsistencies between observed and the expected behavior. ये आम तौर पर बेटा फॉल्स assumption से पैदा होता है जिसके बाद मुशादर मतवातर अमल के मबैन तज़ाद पैदा करता है बेटा. इसकी एग्जांपल क्या है, someday you will be old enough to start reading fairy tales again. किसी दिन आपकी उम्र ऐसी हो जाएगी और दोबारा आप परियों की कहानियाँ पढ़ना शुरू कर देंगे. नेक्स्ट बेटा क्या है, एम्बिग्विटी. इट अकर्स व्हेन अ वर्ड्स इमेज आर इमेज जनरेट टू आर मोर डिफरेंट मीनिंग्स. एग्जाम्पल बेटा इसकी क्या है, थैंक्स फॉर डिनर्स आई हैव नेवर सीन पोटैटोज कुक लाइक दैट बिफोर. इसके बाद बेटा आ जाते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेटाफर इन आ लिटरेरी टेक्स्ट. न्यू क्रिटिक्स पॉइंटेड आउट इज दैट द टेक्स्ट इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट इट सीम्स टू बी टॉकिंग अबाउट, इट इज ऑलवेज समथिंग एल्स. देयर इज ऑलवेज something other than the literary meanings of the text. Metaphor is what makes literary language different from the ordinary language. जो मतन के जो मेटाफर के लघवी मानी के अलावा हमेशा कुछ और होते हैं बेटा. मेटाफर वही है जो रोशन ज़बान को आम ज़बान से मुख्तलिफ बना देता है. तो ये बेटा सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है, यानी कि टेक्स्ट में आपको या पोइम में आपको मेटाफर या एक पोइम में आपको आयरनी मिलेगी, टेंशन मिलेगी, पैराडॉक्स मिलेगा, एम्बिग्विटी मिलेगी. फोकस आप लोगों को करना है, जस्ट फोकस ऑन द पेज ऑन द वर्ड. बाकी आप समझ सकते हैं कि जो न्यू क्रिटिक्स थे इनका कहना था कि लिटरेरी डिवाइसेस हैं इन पर फोकस किया जाए ना कि आउटसाइड द टेक्स्ट. अब यहाँ पर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन फैलेसी एंड इफेक्टिव फैलेसी, जो बेटा लिखा था W.K. विमसेट एंड दी मॉन बेर्डसली ने बेटा एसेस. द इंटेंशनल फैलेसी जो पब्लिश हुआ था 1946 में. लिटरेरी क्रिटिसिज्म एट दैट टाइम्स वाज हैवीली reliant on the autobiographical approaches, and the Wimsatt and the Beardsley put forward the radical ideas that for literary works argument about the interruption are not settled by the consulting the oracles that is the author. ये बेटा इफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी ये दो टाइप्स की फैलेसी है. इसका कॉन्सेप्ट बेटा दिया था विमसेट बेर्डसली ने. जो नेक्स्ट बेटा क्या है, विलियम एप्सन. इसकी बेटा जो एम्बिग्विटी का जो कंसेप्ट है इसका एक वर्क है बेटा, वो है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी जो दिया था विलियम एप्सन ने. क्लिंट ब्रोक किया हेयरसी ऑफ पैराफ्रेसिस. रॉबर्ट पेन वैरन ने बेटा ये लिखी थी. नेक्स्ट बेटा कुछ न्यू क्रिटिसिज्म में कौन कौन से न्यू क्रिटिक्स हैं, इनमें अगर हम मेजर क्रिटिक्स की बात करें तो वो है क्लिंट ब्रोक, रॉबर्ट पेन वैरन, एलन टेट, R.B. ब्लैकमर, विलियम विमसेट, रैनी वाल्निक. इसके अलावा बेटा T.S. इलियट भी हैं. इसके अलावा भी बुक्स भी बहुत इंट्रोड्यूस कराऊंगी. कौन सी ऐसी थ्योरी हैं जो हम पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को आसानी से हम लोग अटैम्प्ट कर सकेंगे. वो कौन कौन से, क्लैंट ब्रोक द वेल रफ ऑन 1947, W.K. विमसेट द वर्बल आइकन 1954 में पब्लिश हुआ था. रैनी वाल्निक एंड अ वैरन थीरीज ऑफ लिटरेचर 1964 में हुआ था. विलियम एम्सन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी है. I.A. रिचर्ड है बेटा
प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो बेटा पब्लिश हुआ था 1924 में। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बेटा हुआ था 1929 में। रॉबर्ट पेन वारेंस अंडरस्टैंडिंग पोइट्री 1938 में, ये बेटा इधर से मिस हो गया। अंडरस्टैंडिंग फिशंस बेटा ये पब्लिश हुई थी 1943 में। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको हम लोग मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आपको क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।